आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण कोड 201 में हिंदी साहित्य परिचय में निबंध साहित्य को पढ़ेंगे। निबंध साहित्य का आरंभिक युग भी भारतीय इंद्र युग को ही कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले ऐसी रचनाएं नहीं हुई थी जिन्हें निबंध साहित्य में स्थान दिया जा सके। भारतीय इंद्र युग के निबंधों की जो भाषा थी वह हिंदुस्तानी है और शैली पाश्चात्य निबंध साहित्य की थी। भारतीय इंद्र युग के पश्चात पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी क्रांतिकारी प्रवेश हिंदी साहित्य के लिए एक वरदान सिद्ध साबित हुए। द्विवेदी जी ने भारतीय इंद्र युग की जो भाषा है उसमें और भी अधिक परिमार्जन किया और आलोचनाओं के प्रहारों से लेखकों को सही मार्ग पर लाया जा सका। द्विवेदी जी के प्रयत्न से साहित्यिक निबंध लिखे जाने लगे। पंडित बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामचंद्र शुक्ल जैसे श्रेष्ठ निबंधकार जो थे वह साहित्य को समृद्ध करने लगे। बाबूजी ने निबंध 3 कोटि में विभक्त किए: गवेषणात्मक, विचारात्मक और आलोचनात्मक। गवेषणात्मक, विचारात्मक और आलोचनात्मक। इन निबंधों की जो भाषा शैली थी वह संस्कृत निष्ठ है, लेकिन ये विदेशी भाषा विदेशी शब्दों को हिंदी व्याकरण के अनुसार प्रयोग करने में भी नए हिचकाए थे। और शुक्ल जी ने निबंध भाषा, विषय और शैली सभी दृष्टियों से हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखे। शुक्ल जी सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे और शुक्ल जी के जो निबंध हैं वह हृदय और मस्तिष्क के समन्वय को प्रस्तुत करते हैं और उनके जो निबंधों का गठन वैज्ञानिक और प्रतिपादन भावुकतापूर्ण है और विषय शैली उन्होंने विषय प्रतिपादन की जो शैली है उसकी दृष्टि से जो शुक्ल जी के निबंध हैं उनको 4 वर्गों में बांटा जा सकता है: आत्मव्यंजक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और कथात्मक निबंध। ये 4 प्रकार के निबंध हैं जिनको शुक्ल जी की सर्वश्रेष्ठ साहित्य के अनुसार वर्ग विभाजित किया गया है। शुक्ल जी ने विचार प्रबंध निबंधों के लिए भी वह प्रसिद्ध रहे हैं और उनके व्यक्तित्व की छाप उनके सभी निबंधों में दिखाई दी है। और श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल के बाद बाबू गुलाब राय का नाम आता है। और आज के जो निबंध हैं उनके लेखकों को भी हम 3 ही श्रेणियों में विभक्त करते हैं: समालोचनात्मक साहित्य, साहित्य, ठीक है। समालोचना का वर्तमान रूप ही हमें पश्चिम से प्राप्त हुआ है। हिंदी में सूक्ष्म अनुसंधानात्मक आलोचना का श्री गणेश करने का जो श्रेय है वह पंडित रामचंद्र शुक्ल को ही जाता है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर उसमें युग विशेष और कवि विशेषों की कृतियों का विश्लेषण कर उचित मूल्यांकन किया है। शुक्ल जी के बाद बाबू श्याम सुंदर दास जी का नाम आता है और सुर, तुलसी और कबीर पर आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। आपकी जो साहित्य लोचन नामक पुस्तक अपने ढंग से एक पुस्तक है। सैद्धांतिक आलोचकों में पंडित राम दहिन मिश्र और बाबू गुलाब राय, MA के नाम
उल्लेखनीय है और बाबू गुलाब राय जी विवादग्रस्त विषयों के समन्वय का दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है। बाद में आलोचकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले प्रकार के जो आलोचक हैं वह छायावाद आलोचक हैं, जिनमें हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर राम रतन भटनागर, नंद दुलारे वाजपेयी, इलाचंद जोशी, शांति प्रिय द्विवेदी। ये नाम प्रमुख रूप से हैं जो छायावादी आलोचकों में आते हैं। वहीं पंत और महादेवी स्वयं छायावादी आलोचक हैं। इन छायावादी आलोचकों को दृष्टिकोण से पक्षपातपूर्ण है और अपने प्रिय कवियों की अत्यधिक प्रशंसा करने में ये लोग कविता को छोड़कर कवि पर आ गए हैं। वहीं दूसरे प्रकार के जो आलोचक हैं वे प्रगतिवादी आलोचक हैं, जिनमें शिवदान सिंह चौहान हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, समृत राय हैं और चंद्रबली आदि प्रमुख हैं। इनकी भाषा सरल है, जन कल्याण को सामने रखकर इनकी आलोचनाएं की हैं। ये कला को जीवन के लिए स्वीकार करते हैं, इसलिए ये साहित्य के भाव पक्ष के स्थान पर अधिक महत्व देना समझते हैं और अधिक हिंदी के क्षेत्र में इसी प्रकार की आज भी आलोचनाएं की जा रही हैं। अब उन्हीं पर उन्होंने जो जीवन कथाएं लिखी हैं, चरित्र हैं, आत्मकथाएं हैं, उनका भी वर्णन प्रस्तुत किया गया है। जीवन चरित्र और आत्मकथाएं जीवन चरित्र और आत्मकथाएं ठीक है। यूं तो प्राचीन काल से ही जीवन चरित्र लिखने की पद्धति चली आ रही है, जैसे 84 वैष्णव वन की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। लेकिन हिंदी गद्य साहित्य की इस विधा का विकास इसी युग में आकर हुआ है। उदाहरण के लिए बनारसी दास चतुर्वेदी ने कवि रत्न सत्यनारायण की जीवनी और श्री ब्रजरत्न दास ने भारतेंदु की जीवनी तथा अन्य जो संत कवि हैं उनकी जीवनियां लिखी हैं। इसी युग में आत्मकथाएं लिखने का प्रचलन भी बढ़ा है। उदाहरण के लिए साहित्यकारों में जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और बाबू श्याम सुंदर दास हैं और राजनीतिक नेताओं जैसे महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इन सभी लेखकों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं और सब जन साधारण के सामने प्रस्तुत की हैं। अपने जीवन का जितना भी काल वृत्तांत है वह सब उन्होंने अपनी आत्मकथाओं में दर्शाया है। गद्य काव्य जब लेखक काव्यात्मक शैली में अपने विचारों को प्रकट करता है तो उसे गद्य काव्य कहते हैं। यह शैली भी आधुनिक काल में ही विकसित हुई है और सर्वश्री रामकृष्ण दास, वियोगी हरि, चतुरसेन, शास्त्री अज्ञ आदि प्रमुख जो कवि हैं यह गद्य काव्य के प्रमुख लेखक हैं। इन्होंने अपने विचारों को काव्यात्मक विचार शैली में प्रस्तुत किया है और उन्होंने उसे गद्य काव्य के रूप में विख्यात किया है। और जब हमारे समाज के कल्याण के अपने जो उनके विचार हैं उन्होंने उन्हें काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। रिपोर्टाज
रिपोर्टाज, ठीक है। रिपोर्टाज लिखने की शैली में आधुनिक युग की ही देन है। इसमें लेखक आंखों द्वारा देखी हुई घटनाओं का वर्णन करता है, उस पर टिप्पणी सविस्तार से लिखता है अपने विचारों को। और इसमें इस क्षेत्र में प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रभाकर, माचवे तथा रामदेव राव के नाम उल्लेखनीय है। वर्तमान में तो रिपोर्टाज लिखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और बहुत अधिक हो गई है। रिपोर्टाज में हम अपनी आंखों द्वारा देखा हुआ वर्णन लिखते हैं और सचित्र उसका विस्तार वर्णन करते हैं। रेखा चित्र, रेखा चित्र, रेखा चित्र में किसी दृश्य अथवा घटना का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। यह कहानी और निबंध का मिश्रित रूप होता है। श्री महादेवी वर्मा, निराला और बनारसी दास चतुर्वेदी ने सफल रेखा चित्र लिखे हैं और उनके द्वारा इसका बहुत महत्वपूर्ण रूप से अपने विचारों को इन्होंने अपने रेखा चित्रों में प्रस्तुत किया है। संस्मरण, संस्मरण लिखने की शैली भी आधुनिक युग की ही देन है। आधुनिक युग में ही रिपोर्टाज, रेखा चित्र और संस्मरण जैसे जो लिखने की विचार शैली है उसका आरंभ हुआ है। संस्मरणों में लेखक अपने जीवन के मीठे कड़वे घूंटों का वर्णन करता है, अनुभवों का वर्णन करता है। ये स्मृति के आधार पर लिखे जाते हैं और स्मृति महादेवी वर्मा एवं सब श्री बनारसी दास चतुर्वेदी, शिव पूजन सहाय, रामरस बेनीपुरी, रामनाथ सुमन ने अच्छे संस्मरण लिखे हैं और यह अपने जो अनुभव हैं उन्हें स्मृति के आधार पर अपने विचारों को उन्होंने अपने संस्मरणों में स्थान दिया है। साक्षात्कार, साक्षात्कार यह हिंदी गद्य की आधुनिकतम विधा है और पहले लेखक किसी महापुरुष, साहित्यकार, नेता अथवा उच्च अधिकारी से भेंट करता है और उसमें प्रश्न पूछता है, उसके विचारों से अवगत होता है, फिर उस भेंट वार्ता को लेख क्रमबद्धता का रूप देता है और इस प्रकार से साक्षात्कार प्रायः सभी पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं। श्री प्रभाकर मचावे अच्छे साक्षात्कार लेखक हैं। आमने सामने बैठकर किसी अधिकारी या किसी महान पुरुष से बातचीत करना, उनके अनुभवों को जानना, उनसे प्रश्न करना, वो साक्षात्कार कहलाता है। और साक्षात्कार के जो प्रश्न हैं, जो लेख हैं, लिखते हैं लेखक, उन सबको पत्र पत्रिकाओं में छपवाते हैं और फिर उन सब का जो भी उनके विचार हैं वह सब पढ़ते हैं, उनसे सब जानकारी लेते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनसे अनुभव प्राप्त करते हैं और उनकी विचारधाराओं को से अनुभव प्राप्त करते हैं। यह साक्षात्कार होता है। और साक्षात्कार के जो श्री प्रभाव मचेकर हैं, मचावे अच्छे एक साक्षात्कार लेखक हैं। अब और कुछ इसमें इस युग में सबसे अधिक प्रचलन प्रेम कहानियों, सत्य कथाओं और जासूसी पर आधारित उपन्यासों का है। यात्रियों और निठलों के मनोरंजन का यह सबसे सस्ता साधन है। यूं तो इनमें आज के समाज का नंगा चरित्र भी सामने आता है और उससे लोक रंजन भी हो रहा है। इसके द्वारा लोक मंगल नहीं हो पा रहा क्योंकि लोक मंगल के स्थान पर वह युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट
कर रहा है। इसलिए ये सामायिक संरचनाएं भर हैं, इन्हें साहित्य की उच्च कोटि में स्थान नहीं दिया जा सकता और न ही ये उच्च कोटि का साहित्य कहा जा सकता है। बाल साहित्य की रचना से इस युग की एक और विशेषता यह है कि यह पद और गद्य दोनों में लिखा जा रहा है और लोक रंजन और लोक मंगल के स्थान पर बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने और उन्हें सदाचरण की शिक्षा देने पर अधिक बल दे रहा है। परंतु एक बात अवश्य है कि इसके द्वारा वर्तमान में बाल विनोद और भविष्य में लोक मंगल होना निश्चित है। तब संस्कृत के पंचतंत्र एवं हितोपदेश की आख्यायिकाओं की भांति यह बाल साहित्य हिंदी साहित्य का अंग होगा, यह एक पक्का और अटूट विश्वास है। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी साहित्य की एक दृष्टि में क्या इसका स्थान है, आज से लेकर आदिकाल तक की सभी उन्होंने जो विवरण प्रस्तुत करे हैं, उनकी रचनाएं हैं, उन पर विचार विमर्श करेंगे।